एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल आयुर्पथगामिनी बाय जीसीएम में हार्दिक स्वागत है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने गाउट पार्ट 1 में गाउट की डेफिनेशन, उसके क्लिनिकल स्टेजेस, कैसे गाउट और हाइपरयूरिसीमिया को डिफरेंशिएट करना है, कोजेज ऑफ गाउट, पैथोजेनेसिस, ये सब कवर किया था। उससे नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम इस पार्ट में कवर करेंगे, लाइक इन्वेस्टिगेशन एंड मैनेजमेंट। तो सबसे पहले गाउट का डायग्नोसिस कैसे होगा। सबसे जो मेन इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो है साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड है गाउट के डायग्नोसिस के लिए। डेफिनेटिव डायग्नोसिस किससे होगा? साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस से होगा। अब ये फ्लूइड कहाँ से हम एस्पिरेट करेंगे? या तो जो अफेक्टेड जॉइंट है वहां से, और अगर पेशेंट में टोफाई की फॉर्मेशन हो रखी है तो टोफाई से भी फ्लूइड ले सकते हैं। जो साइनोवियल फ्लूइड होगा इसकी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन होगी। इसमें क्या होगा? इन्फ्लामेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगी, जैसे कि इंक्रीज ल्यूकोसाइट काउंट मिलेगा, प्रीडोमिनेंट न्यूट्रोफिल्स मिलेंगे, एंड सबसे मेन बात जो कि क्लियर करेगा, जो डेफिनेटिव डायग्नोसिस बनाएगा कि गाउट ही है, वो है मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स। अगर मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स आइडेंटिफाई होंगे ऑन माइक्रोस्कोपी, देन दिस इज द केस ऑफ गाउट। क्रिस्टल्स कैसे होंगे? निडल शेप्ड होंगे, लॉन्ग एंड सिलेंडर होंगे। पोलराइज लाइट माइक्रोस्कोपी पे क्रिस्टल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव बायफ्रेजेंस शो करेंगे। येलो होंगे व्हेन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ कंपनसेटर, एंड ब्लू होंगे व्हेन परपेंडिकुलर। क्रिस्टल्स की जो आइडेंटिफिकेशन है वही कंफर्म करती है कि ये जो केस है ये गाउट का है। ये डिफरेंशिएट करती है फ्रॉम सेप्टिक आर्थराइटिस एंड सूडो गाउट। अब सूडो गाउट के केस में क्या होगा? सूडो गाउट भी एक क्रिस्टल इंड्यूस्ड आर्थराइटिस है, तो उस कंडीशन में क्रिस्टल्स कुछ अलग तरीके के होंगे, क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टी कुछ अलग तरीके की होगी। सेप्टिक आर्थराइटिस की कंडीशन में क्या होगा? ग्राम पॉजिटिव मिलेगा, या इन्फेक्शन प्रीडोमिनेंट जो बैक्टीरिया है वो कल्चर में मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? जो साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस कहाँ से लिया हमने? साइनोवियल फ्लूइड या तो जॉइंट से लिया या टोफाई से लिया। उसमें मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ इमेज में भी आपको दिखाई दे रहे होंगे यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स, इस तरीके के क्रिस्टल्स दिखाई देंगे, और ये प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे क्रिस्टल्स की पढ़ ली है। सो साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस क्या है? गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ गाउट। अब सेप्टिक आर्थराइटिस के केस में क्या मिलेगा? जो मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स है वो तो क्रिस्टल इंड्यूस्ड आर्थराइटिस को कंफर्म करते हैं। ग्राम स्टेन और जो कल्चर है वो नेगेटिव होंगे, लेकिन सेप्टिक आर्थराइटिस की कंडीशन में क्या होगा? क्रिस्टल्स नहीं मिलेंगे, पॉजिटिव ग्राम स्टेन होगा या कल्चर करने पे पॉजिटिव मिलेगा, और वेरी हाई ल्यूकोसाइट काउंट विद टॉक्सिक न्यूट्रोफिल्स, क्योंकि यहाँ पे क्या है? सेप्टिक आर्थराइटिस है, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होगी। तो गाउट और जो सेप्टिक आर्थराइटिस है वो एक साथ भी हो सकते हैं, कैन को एग्जिस्ट। देयरफॉर जो इन्फेक्शन है मस्ट ऑलवेज बी रूल्ड आउट, मतलब कि हमें ये डिफरेंशिएट करना है कि कहीं पेशेंट को साथ में सेप्टिक आर्थराइटिस भी तो नहीं है। और जब सेप्टिक आर्थराइटिस होगा तो क्या होगा? पॉजिटिव ग्राम स्टेन मिलेगा, वेरी हाई ल्यूकोसाइट काउंट विद टॉक्सिक न्यूट्रोफिल्स। अब सूडो गाउट हमने पढ़ा था। सूडो गाउट क्या है? कैल्शियम पायरोफॉस्फेट डिपोजिशन डिजीज, CPPD। अब सूडो गाउट के क्रिस्टल्स कुछ अलग तरीके के होंगे। ये कैसे होंगे? रोम्बोइड और रोड शेप्ड होंगे, वीकली पॉजिटिव बायफ्रेजेंट होंगे, ब्लू होंगे व्हेन पैरेलल टू पोलराइजर, और यहाँ पे क्या था? पैरेलल की कंडीशन में येलो थे, येलो व्हेन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ कंपनसेटर। यहाँ पे क्या है? ब्लू व्हेन पैरेलल। तो जो साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस है वही क्या है? गोल्ड स्टैंडर्ड है फॉर एक्यूरेट डायग्नोसिस के लिए। सूडो गाउट के कंडीशन में हमने पढ़ लिया कि क्रिस्टल्स कैसे मिलेंगे, सेप्टिक आर्थराइटिस में क्या क्या कंडीशन मिलेंगी। अब हम देखते हैं कि लेबोरेटरी फाइंडिंग्स क्या क्या होंगी गाउट में। सबसे पहले और मेन तो सीरम यूरिक एसिड चेक कराते ही है। कोई भी पेशेंट आता है सिम्टम लेके तो सीरम यूरिक एसिड एडवाइस किया जाता है। अब इसमें क्या होगा? सीरम यूरिक एसिड ऑफन एलिवेटेड, मतलब इसकी वैल्यू 6.8 mg/dl से ज्यादा मिलेगी। एक्यूट गाउट की कंडीशन जब होगी तब ये वैल्यू नॉर्मल भी हो सकती है, और सिंगल नॉर्मल वैल्यू डज नॉट एक्सक्लूड गाउट, मतलब एक बार यूरिक एसिड अगर नॉर्मल आ गया तो हम ये नहीं कहेंगे कि पेशेंट को गाउट नहीं है, क्योंकि गाउट का डेफिनेटिव डायग्नोसिस हमें पता है हम कैसे करेंगे। परसिस्टेंट एलिवेशन सपोर्ट्स डायग्नोसिस इन इंटरक्रिटिकल पीरियड। अगर परसिस्टेंट यूरिक एसिड लेवल बढ़ रहा है और पेशेंट को सिम्टम नहीं है तो वो क्या शो करेगा? इंटरक्रिटिकल पीरियड। और इंटरक्रिटिकल पीरियड हमने क्या पढ़ा था? It is the period between two acute gout attacks. नेक्स्ट, इंफ्लेमेटरी मार्कर्स ऑब्वियस है, ESR CRP एलिवेटेड मिलेंगे,
रिफ्लेक्ट इंटेंसिटी ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन, वो बताएंगे कि एक्यूट इन्फ्लामेशन कहीं बॉडी में चल रही है। कंप्लीट बॉडी का कंप्लीट ब्लड काउंट करवाएंगे तो उसमें क्या मिलेगा, माइल्ड ल्यूकोसाइटोसिस, प्रीडोमिनेंटली न्यूट्रोफिल्स, ये डिफरेंशिएट करेगा नॉन इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस से। अब रीनल फंक्शन टेस्ट भी करा सकते हैं। रीनल फंक्शन टेस्ट में क्या होगा, हो सकता है एलिवेटेड सीरम क्रेटिनिन मिले पेशेंट का। ये किन कंडीशंस को असेस करने के लिए है कि कहीं सीकेडी तो नहीं है पेशेंट को, और अगर सीकेडी होगा तो ऑब्वियस है यूरिक एसिड बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि रीनल एक्सक्रीशन इसका मेजरली होता है, और अगर सीकेडी होगा तो किडनी प्रॉपरली एक्सक्रीट यूरिक एसिड को नहीं कर पाएंगी। यूरिन एनालिसिस कराएंगे तो क्या होगा, यूरिन एसिडिक नेचर का मिलेगा, और यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स भी मिल सकते हैं कुछ पेशेंट्स में। तो जितनी भी ये लेबोरेटरी फाइंडिंग्स हमने पढ़ी ये ओनली सपोर्टिव है, डायग्नोस्टिक नहीं है। डायग्नोस्टिक क्या है, साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस, और जिसमें क्रिस्टल आइडेंटिफिकेशन एसेंशियल है। क्रिस्टल से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स है तो काउट है। अब एक्सरे फाइंडिंग्स क्या मिलेगी, सबसे मेन साइन ये आपने याद रखने के लिए है, मार्टल साइन एक्सरे में मिलेगा। एक्सरे एक्यूट गाउट की कंडीशन में यूजुअली नॉर्मल मिलता है। मार्टल साइन, जिसको जी साइन या रेट बाइट इरोजन भी कहते हैं, ये क्या है, एक रेडियोलॉजिकल फीचर है इंडिकेटिव ऑफ क्रोनिक प्रोफेशियस गाउट। जब क्रोनिक गाउट की कंडीशन होती है उन पेशेंट में ये देखने को मिलता है। अब इसमें क्या होगा, पल्स्ड आउट लाइटिक लेजेंड्स विद ओवरहैंगिंग मार्जिन्स। यहाँ पे देखिए आप, ये जो एरो दिए हुए हैं जहाँ जहाँ पे भी इमेज में, यहाँ पे ऐसा क्या है, पल्स्ड आउट जो है मार्जिन वो दिखाई दे रही है, जैसे कि रेड ने वाइट किया हो। तो ये मार्टल साइन, जी साइन और रेड वाइट साइन किसकी इंडिकेटिव है, ये गाउट में क्रोनिक प्रोफेशियस गाउट की कंडीशन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है डिफरेंशियल डायग्नोसिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस किस किस से हो सकता है, सेप्टिक आर्थराइटिस, दोनों कोएग्जिस्ट भी कर सकते हैं तो मस्ट ऑलवेज बी एक्सक्लूडेड। शूडो गाउट हो सकता है, जो कि हमने डायग्नोसिस के टाइम पे पढ़ा कि इसके रोम्बोइड क्रिस्टल्स होंगे। रूमेटॉइड आर्थराइटिस की कंडीशन हो सकती है, लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस में मोस्टली बायलेटरल जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट होती है और बोनिक स्टिफनेस देखने को मिलती है, जो कि 45 मिनट या उससे ज्यादा होगी। रिएक्टिव आर्थराइटिस हो सकता है, सेलुलाइटिस की कंडीशन हो सकती है। तो ये सारी कंडीशंस इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि मैनेजमेंट कैसे करेंगे गाउट की। एक्यूट गाउट का अटैक है तो हमारा मेन एम क्या होगा कि जो इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है, उसको सप्रेस करना। तो उसके लिए नसेड्स जो है वो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होंगे। इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्राइंडिकेशंस की, बशर्ते नसेड्स की पेशेंट को कॉन्ट्राइंडिकेशन ना हो तो एक्यूट गाउट की कंडीशन में हम नसेड्स दे सकते हैं। कंटिन्यू अंटिल अटैक रिजॉल्व्स। अब इसमें क्या होगा, इंडोमेथासिन 50 mg TDS, लेप्रोक्सन 500 mg BD दे सकते हैं, डिक्लोफिनेक 50 mg BD, आइबुप्रोफेन 600 to 800 mg TDS। ये क्या करेंगे, नसेड्स सप्रेस करेंगे न्यूट्रोफिल मेडिएटेड इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ट्रिगर्ड बाय यूरेट क्रिस्टल्स। अब नेक्स्ट है कोल्चिसिन। कोल्चिसिन क्या होगा, माइक्रोट्यूबुल इनहिबिटर होता है, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग होती है, मोस्ट इफेक्टिव इफ स्टार्टेड विद इन 24 आवर्स। ये माइक्रोट्यूबुल असेंबली को इनहिबिट करेगी और न्यूट्रोफिल की एक्टिविटी को डिक्रीज करेगी। इसका जीआई टॉक्सिसिटी कॉमन साइड इफेक्ट होता है। डोज एक्यूट गाउट की कंडीशन में कितनी होगी, इनिशियल 1.2 mg ओरल, आफ्टर 1 आवर 0.6 mg, then 0.6 mg once or twice daily till symptoms improve। क्रोनिक गाउट की कंडीशन में डोज 0.6 mg OD या BD और ड्यूरेशन इसकी एटलीस्ट 3 to 6 मंथ। नेक्स्ट है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। इंडिकेशन क्या है, एक्यूट गाउट अटैक की कंडीशन में हम देंगे ग्लूकोकोर्टिकोइड्स जिस कंडीशन में हम नसेड्स या कोल्चिसिन नहीं दे सकते, यानी कि जहाँ पे नसेड्स और कोल्चिसिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, लाइक रीनल डिजीज, पेप्टिक अल्सर डिजीज, उन कंडीशंस में हम ग्लूकोकोर्टिकोइड्स देंगे। ओरली प्रेडनिसोलोन 30 to 40 mg पर डे फॉर 5 to 7 डेज दे सकते हैं, देन उसकी डोज टिकर करेंगे। इंट्रा आर्टिकुलर, यानी कि जो मोनो आर्टिकुलर गाउट की कंडीशन है उस कंडीशन में इंट्रा आर्टिकुलर जॉइंट के अंदर जो हम दे सकते हैं वो क्या है, ट्राइमसिनोलोन। मोड ऑफ एक्शन इसका क्या होगा, ये साइटोकिन्स को सप्रेस करेगा एंड न्यूट्रोफिल मेडिएटेड इन्फ्लेमेशन को कम करेगा। ओरली, इंट्रा आर्टिकुलर या आईवी हम किसी भी कंडीशन किसी भी तरीके से ग्लूकोकोर्टिकोइड्स दे सकते हैं। प्रेफर कहाँ करे जाएंगे, रीनल फेलियर या नसेड्स इंटॉलरेंस, या जहाँ पे नसेड्स कोल्चिसिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है उन कंडीशंस में। यूरेट लोअरिंग थेरेपी जो है वो इनिशिएट नहीं करनी चाहिए एक्यूट गाउट अटैक की कंडीशन में, क्योंकि
एक्यूट जब गाउट अटैक की कंडीशन होती है तो रैपिड चेंज होगा सीरम यूरेट में, वो डिस्टेबलाइज कर देगा यूरेट डिपॉजिट्स को और जो इन्फ्लेमेशन है वो और बढ़ जाएगी। इसीलिए जो एक्यूट गाउट अटैक की कंडीशन होगी उसमें कभी भी यूरेट लोडिंग थेरेपी नहीं देनी है, क्रोनिक कंडीशन में ही हम देंगे। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म यूरेट लोडिंग थेरेपी। इसकी इंडिकेशन क्या होगी? या तो रिकरेंट अटैक्स आ रही है पेशेंट को गाउट के, टोफेशियस गाउट की कंडीशन है, सीकेडी है पेशेंट को, यूरिक एसिड स्टोन्स है या वेरी हाई सीरम यूरेट लेवल्स है, तो उन कंडीशंस में हम लॉन्ग टर्म यूरेट लोडिंग थेरेपी देंगे। फर्स्ट है इसमें जेंथिन ऑक्सीडाइज इनहिबिटर, जिसमें है एलोप्यूरिनोल, फर्स्ट लाइन है। ये यूरिक एसिड सिंथेसिस को कम करेगा, डोज एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी रीनल डिजीज में। हाइपर सेंसिटिविटी सिंड्रोम का रिस्क इसमें ज्यादा होता है। डोज इसकी कैसे रहेगी? स्टार्ट 100 mg ओडी, इंक्रीज बाय 100 mg एवरी 2 to 4 वीक्स, मतलब हर 2 से 4 हफ्ते में हम 100 mg इसकी डोज बढ़ा सकते हैं। और यूरिक एसिड का लेवल जो है वो लेस देन 6 mg पर डीएल, जो हमारा मेन एम होता है मेंटेन करने का। तो यूजुअल इसकी डोज होती है 300 mg पर डे। लॉन्ग टर्म या लाइफ लॉन्ग दे सकते हैं रिकरेंट और क्रोनिक गाउट में। स्टार्ट आफ्टर एक्यूट अटैक सेटल्स विद फ्लेयर प्रोफाइलेक्सिस। नेक्स्ट है फेबुक्सोस्टैट। अल्टरनेटिव है जब एलोप्यूरिनोल टॉलरेट नहीं कर पा रहा है पेशेंट, तब हम ये देंगे। 40 mg वंस डेली देंगे, इंक्रीज टू 80 mg पर डे इफ यूरिक एसिड नॉट कंट्रोल। जितनी हम चाह रहे हैं 6 mg पर डीएल से कम होना, अगर उतना नहीं हो पा रहा है 40 mg की डोज से, तो हम इसको 80 mg तक इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म लाइफ लॉन्ग थेरेपी है ये, क्रोनिक और रिकरेंट गाउट की कंडीशन में। नेक्स्ट है यूरिकोज यूरिक ड्रग्स या यूरिकोजेसिक ड्रग्स। ये क्या करती है ड्रग्स? ये रीनल एक्सक्रीशन यूरिक एसिड का बढ़ा देती है बाय इनहिबिटिंग प्रोक्सिमल ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो मतलब एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा, तो यूरिकोजेसिक ड्रग्स ये काम करती है। इसमें है प्रोबेनेसिड, स्टार्ट 250 mg ट्वाइस डेली, 250 mg पीडी डोज में दे सकते हैं और इसको हम इंक्रीज कर सकते हैं 500 mg टू 1 ग्राम पीडी। लॉन्ग टर्म थेरेपी है क्रोनिक गाउट की कंडीशन में विद गुड रीनल फंक्शन। अगर रीनल फंक्शन गुड है तो रीनल एक्सक्रीशन को बढ़ाने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। इनइफेक्टिव इन सीकेडी एंड रिस्क ऑफ रीनल स्टोन्स। नेक्स्ट है रिकम्बिनेंट यूरिकेज। इसमें है पेग्लोटिकेज, ये कन्वर्ट करता है यूरिक एसिड को एलेंटोइन में। अब हमने क्या पढ़ा था कि ह्यूमन में यूरिकेज एंजाइम नहीं होता, इसीलिए जो यूरिक एसिड है वो फाइनल एंड प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे क्या है? ये रिकम्बिनेंट यूरिकेज है जो यूरिकेज की तरह काम करेगा। तो ये क्या करेगा? यूरिक एसिड को एलेंटोइन में कन्वर्ट कर देगा। इसकी डोज है 8 mg IV इन्फ्यूजन एवरी 2 वीक्स, यूज्ड फॉर रिफ्रैक्टिव क्रोनिक टोफेशियस गाउट। ड्यूरेशन डिपेंड करेगी रिस्पॉन्स पे। कंटिन्यू टिल यूरिक एसिड कंट्रोल या टोफाई रिजोल्व। नेक्स्ट है प्रोफाइलेक्सिस ड्यूरिंग यूरेट लोअरिंग थेरेपी इनिशिएशन। तो यूरेट लोअरिंग जो ट्रीटमेंट है वो क्या यूरिक एसिड लेवल्स को कम करेगी, जैसे कि हमने पढ़ा था एलोप्यूरिनोल या फेबुक्सोस्टैट। ये प्रिवेंट करेंगे गाउट के फ्लेयर्स को और टोफाई को। तो लो डोज कोल्चिसिन्स या नसेट्स हम इसके साथ दे सकते हैं फॉर 3 to 6 मंथ। ये प्रिवेंट करेंगे पैराडॉक्सिकल फ्लेयर्स ड्यू टू क्रिस्टल मोबिलाइजेशन। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट का टारगेट। हमारी ट्रीटमेंट का टारगेट क्या रहेगा? जो भी हमने अब थेरेपी पढ़ी सब में ट्रीटमेंट का टारगेट क्या रहेगा कि जो सीरम यूरेट लेवल है उसको 6 mg पर डीएल से कम रखना। और अगर टोफेशियस गाउट है यानी कि पेशेंट में टोफाई की फॉर्मेशन हो रखी है तो उस पेशेंट में हमें यूरिक एसिड का लेवल 5 mg पर डीएल से कम रखना। ये हमारी ट्रीटमेंट का टारगेट होगा। हमने कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करी है उसकी इनिशियल डोज शुरू करी है और हम बाद में मॉनिटरिंग कराएंगे यूरिक एसिड की। अगर वो 6 mg पर डीएल से कम आ गया है तो वही डोज कंटिन्यू रहेगी, अदरवाइज उसकी डोज हम बढ़ा देंगे। जैसे टोफेशियस गाउट में हमें कितना रखना है? लेस देन 5 mg पर डीएल। अब ये क्या होगा? अगर हम इतना लेवल रखेंगे तो उससे क्या बेनिफिट होगा? जो क्रिस्टल्स है उनका डिजोल्यूशन शुरू हो जाएगा, फ्लेयर्स जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे और टोफाई का रिग्रेशन शुरू हो जाएगा, टोफाई का साइज जो है वो कम होने लग जाएगा। तो ये हमारी मेन ट्रीटमेंट का टारगेट रहेगा। अब लाइफस्टाइल एंड डाइटरी मेजर्स हमने पहले ही पढ़ा था कि लाइफस्टाइल और डाइटरी मेजर्स चेंजेस होने की वजह से जो गाउट है उसके इंसिडेंस काफी बढ़ रहे हैं।
तो फर्स्ट है वेट रिडक्शन। अगर पेशेंट ओबीज है या ओवरवेट है तो उसको वेट रिडक्शन के लिए हम एडवाइस करेंगे। अगर वेट रिड्यूस होगा तो ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम वाली कंडीशंस पेशेंट में डेवलप नहीं होंगी और यूरिक एसिड का लेवल नॉर्मल रहेगा। अवॉइड अल्कोहल। अल्कोहल में भी हमने पढ़ा था स्पेशली बियर जो होती है उसमें प्यूरिन का लेवल ज़्यादा होता है, तो उसको अवॉइड करना है। रिड्यूस प्यूरिन रिच फूड सच एज रेड मीट, सी फूड, तो ये प्यूरिन रिच फूड जो है वो अवॉइड कराने हैं पेशेंट में। अवॉइड फ्रक्टोज स्वीटन ड्रिंक्स एंड एडुकेट हाइड्रेशन मेंटेन करके रखनी है। तो ये सभी मेजर्स फॉलो करने के लिए हमने पेशेंट को बोलना है अलोंग विद द ट्रीटमेंट। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन गाउट के पेशेंट्स में देखने को मिल सकती है? कॉम्प्लिकेशंस में है क्रोनिक डीफॉर्मिंग आर्थराइटिस, मतलब कि जब ये क्रोनिक कंडीशन काफी लंबे टाइम तक चल रही है पेशेंट में, या पेशेंट जो है वो रेगुलर ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है, रेगुलर ट्रीटमेंट फॉलो नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में जो जॉइंट्स है इन वो पहले मोनो आर्टिकुलर होगा, फिर कई सारे जॉइंट्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, प्रोफाइल की फॉर्मेशन हो जाएगी और बाद में क्या है डिफॉर्मिटी भी डेवलप हो सकती है पेशेंट में। रीनल फेलियर की कंडीशन, क्योंकि यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा बढ़ा रहेगा और एक्सक्रीशन किससे होता है, किडनी से होता है, तो हमने पढ़ा था रीनल मैनिफेस्टेशंस काफी डेवलप हो सकती है। रीनल नेफ्रोलिथियासिस, नेफ्रोपैथी, ये सारी कंडीशन हो सकती है। रीनल फेलियर की कंडीशन भी डेवलप हो सकती है। रिकरेंट नेफ्रोलिथियासिस हो सकता है। इंक्रीज्ड कार्डियोवास्कुलर मोर्टेलिटी, तो ये सारी कंडीशंस जैसे एंडोथेलियल डिसफंक्शन हो जाएगा, ये सारी कंडीशंस जो है वो करेंगी कि जो गाउट का पेशेंट है अगर क्रोनिक है और ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है, नॉन कंप्लायंस ऑफ ट्रीटमेंट है, तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट में डेवलप हो सकती है। अब हमें की पॉइंट्स क्या याद रखने हैं कि नॉर्मल सीरम यूरिक एसिड डज नॉट एक्सक्लूड गाउट, क्योंकि जो एक्यूट गाउट का अटैक होता है उस कंडीशन में यूरिक एसिड का लेवल नॉर्मल भी मिल सकता है, और अगर बीच में भी यूरिक एसिड का नॉर्मल लेवल आ गया है तो एक बार जो यूरिक एसिड का लेवल नॉर्मल आना ये एक्सक्लूड नहीं करता कि पेशेंट को गाउट नहीं है। अब हमने पढ़ा था कि फर्स्ट मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट इसमें देखी जाती है और मोस्टली क्लासिकली यही बोला जाता है कि पेशेंट है उसको रात के टाइम पे एकदम से फर्स्ट मेटाटार्सोफेरेंजियल जो जॉइंट है उसमें इन्फ्लामेशन होगी, बहुत सीवियर पेन होगा, इतना पेन होगा कि पेशेंट जो है वो बेड सीट भी टॉलरेट नहीं कर पाएगा। तो क्या बोला गया है कि जो फर्स्ट मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट है वो क्लासिक है लेकिन मैंडेटरी नहीं है। कुछ पेशेंट्स में हमें दूसरा पैटर्न भी या कोई दूसरा जॉइंट भी, पेरिफेरल या कूलर जॉइंट भी इन्वॉल्व देखने को मिल सकता है। जरूरी नहीं है कि हर पेशेंट में फर्स्ट मेटाटार्सोफेरेंजियल की इन्वॉल्वमेंट ही देखने को मिले। मेजरली पेशेंट्स में मिल सकती है, ये क्लासिक है लेकिन मैंडेटरी नहीं है। ऑलवेज रूल आउट सेप्टिक आर्थराइटिस, क्योंकि जो सेप्टिक आर्थराइटिस है और गाउट है वो कैन को एग्जिस्ट, तो इसीलिए हमें सेप्टिक आर्थराइटिस को भी रूल आउट करना है कि गाउट के साथ साथ पेशेंट में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऐसी तो नहीं हो गई है जिसकी वजह से आर्थराइटिस हो रहा है, तो वो उसको और इनहेंस करेगा इन्फ्लामेशन को, इन्फेक्शन को। तो ऑलवेज रूल आउट सेप्टिक आर्थराइटिस। नेक्स्ट है हाइपरयूरिसीमिया इज नॉट इक्वल टू, हाइपरयूरिसीमिया इज नॉट इक्वल टू गाउट मीन्स कि हाइपरयूरिसीमिया एक अलग टर्म है, गाउट एक अलग टर्म है। जब ओनली सीरम यूरिक एसिड लेवल एलिवेटेड होगा और पेशेंट को सिम्टम नहीं होंगे या फिर मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स की डिपोजिशन नहीं होगी, तब तक उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, हाइपरयूरिसीमिया, यानी कि यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है। लेकिन जब पेशेंट में मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स की डिपोजिशन होने लग जाएगी, जो ज्वाइंट है, पेरियार्टिकुलर टिश्यूज है एंड अदर ऑर्गन्स, तो उन कंडीशन में हम उसको क्या डिफाइन करेंगे कि ये गाउट की कंडीशन है। या फिर 1977 एसीआर क्राइटेरिया जो कि गाउट को डायग्नोस करने के लिए बनाया गया है। तो हाइपरयूरिसीमिया और गाउट दो अलग अलग टर्मिनोलॉजीज है। नेक्स्ट क्या कहा गया है, ट्रीट टू टारगेट सीरम यूरेट नॉट जस्ट सिम्टम्स, ओनली सिम्टम्स को ट्रीट नहीं करना है कि पेशेंट को इन्फ्लामेशन हुई तो उसको रिड्यूस कर दिया, पेन हुआ तो उसको रिड्यूस कर दिया। हमें सीरम यूरेट का टारगेट मेंटेन करके रखना है कि अगर क्रोनिक गाउट है तो 6 mg पर डीएल से कम रखो और अगर टोपेशियस गाउट है तो 5 mg पर डीएल से कम रखो। वो ऐसा रखने का फायदा क्या होगा, जो कि हमने पढ़ा था, जो क्रिस्टल्स है उनका डिजोल्यूशन शुरू हो जाएगा, फ्लेयर्स कम होंगे और टोफाई का रिग्रेशन होने लग जाएगा। तो हमारी ट्रीटमेंट का जो टारगेट है जस्ट सिम्टम्स नहीं होना चाहिए, हमें जो सीरम यूरेट है उसको भी कम करना है। तो आज की इस वीडियो में हमने जो है गाउट पार्ट 2 में
गाउट डिजीज को कंप्लीट पढ़ लिया है। हमने पढ़ा कि हाइपरयूरिसीमिया या गाउट उनको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, गाउट का डेफिनेटिव डायग्नोसिस किससे बनाएंगे, दैट इज साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस। और एक्यूट गाउट के अटैक की कंडीशन है तो पेशेंट की ट्रीटमेंट कैसी रहेगी, और अगर क्रोनिक प्रोफेशियस गाउट की कंडीशन है तो ट्रीटमेंट हमारी क्या रहेगी, और सीरम ब्यूरेट का जो लेवल है वो हमने कितना मेंटेन करके रखना है। ट्रीटमेंट में हमने उस पर भी फोकस करना है कि उसका लेवल भी मेंटेन रहे, ताकि जो है गाउट के फ्लेयर्स अप ना हो सके, क्रिस्टल्स जो है वो डिजोल्व हो जाए। तो ये सब हमने ध्यान रखना है। तो आज की इस वीडियो में हमने गाउट को कंप्लीट पढ़ लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।